हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है। एनसीईआरटी क्लास 6 भूगोल का चैप्टर नंबर 6 पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। चैप्टर 5 में आपने पढ़े थे पृथ्वी के परिमंडल, तो उसमें स्थल, जल और वायु के बारे में पढ़ा था। अभी हम एक एक चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले स्थल के बारे में। स्थल रूप क्या था, जैसा आपको बताया था, पृथ्वी के ऊपर जो भी जमीन है, जमीन के ऊपर जो भूपरपट्टी है, उसके ऊपर जो भी कुछ है वो सब स्थल रूप में आ जाता है। लेकिन स्थल रूप में क्या क्या चीज़ें हैं जिन्हें आप यहाँ से समझ सकते हैं। पर्वत श्रृंखलाएं होती हैं, पर्वत हैं, पठार हैं, घाटियाँ हैं, पहाड़ियाँ हैं, और उसके ऊपर जो झील है, जलमंडल का भाग है, डेल्टा है, डेल्टा जहाँ की पृथ्वी वो नदी आके जहाँ पर अलग अलग वितरिकाओं में बढ़ जाती है, प्रायद्वीप हैं, द्वीप हैं। तो ये सभी एक स्थल रूप का ही एक हिस्सा कहे जाते हैं। स्थल रूप दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं, तो जिसमें आपको मालूम चल जाएगा। एक तो मैदान होते हैं, वो भी स्थल रूप का ही भाग है, और जो मैदान है जिस पर हम रहते हैं हमेशा, वो धीरे धीरे गति कर रहे हैं, इनमें धीरे धीरे गति हो रही है। कहने का मतलब है पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। तो प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं पर ऊपर उठ जाती है तो कहीं पर धंस जाती है। अभी जैसे कि हम बोलते हैं पहाड़ी, तो पहाड़ी हम कौन से उठे हुए भाग को बोल सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए, 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहा जाता है। पहाड़ी वह स्थलीय भाग है जो कि आसपास की भूमि से ऊंची उठी होती है, यानी कि मैदानों से जो ऊंची उठी हुई भाग है उसे पहाड़ी बोलते हैं। लेकिन अगर पहाड़ी 600 मीटर से अधिक ऊंची है तो उसे हम पर्वत बोल सकते हैं। अभी मैदानी भाग कैसे बनते हैं। जब पर्वत है जो ऊपर, तो जो नदियां जब ऊपर पर्वतों से नीचे की तरफ बहती हैं तो उनमें लगातार अपर्दन की क्रिया होती है। अपर्दन मीन्स वहाँ पर थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ टूटता रहता है, यानी कि जो घिसते रहते हैं, टूटते रहते हैं। तो पृथ्वी की जो ऊपर की सतह है वो टूटती घिसती रहती है, जिसे अपर्दन बोलते हैं। तो अपर्दन की क्रिया के द्वारा जो सतह है वो नीचे हो जाती है, और जब नदी वो टूटा हुआ हिस्सा को जब नीचे लाती है, जैसे कि अपर्दन ऊपर होता है, अपर्दन नीचे मैदानों में भी होता है, नदी के साथ साथ मिट्टी कटती रहती है तो गड्ढे हो जाते हैं। लेकिन पहाड़ों से जो अपर्दन के द्वारा जो कुछ चीज़ें लाई जाती हैं नदी के द्वारा, तो नदी उनके द्वारा उस गड्ढे में निक्षेपण कर देती है, यानी कि उस गड्ढों को दोबारा से भर देती है। तो इस तरीके से मैदानी भाग बन जाते हैं। इसीलिए मैदानी भाग हमेशा ज़्यादा उपजाऊ होते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी जगह से लाई हुई मिट्टी होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे स्थल रूप में पर्वत के बारे में। तो पर्वत जो है पृथ्वी की सतह की एक प्राकृतिक ऊंचाई है, यानी कि जो प्राकृतिक रूप से जो ऊंची है पृथ्वी, उन्हें हम पर्वत बोलते हैं। पर्वत होते कहते हैं, पर्वत का जो ऊंचा जो शिखर है, जो चोटी है, वो छोटी होती है और आधार चौड़ा होता है, और यह आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है। कुछ पर्वत इतने ऊंचे होते हैं कि उनमें अगर आप ऊपर चढ़ जाएंगे तो नीचे आपको बादल दिखाई पड़ते हैं। और कुछ पर्वत ऐसे होते हैं जिनके ऊपर हमेशा बर्फ की नदियाँ होती हैं जो जम जाती हैं, तो जमी हुई बर्फ की नदियों को बोला जाता है हिमानी। और कुछ ऐसे पर्वत भी होते हैं जो समुद्र के भीतर भी हैं, जो कि हमें दिखाई नहीं पड़ते हैं। अभी आपको यहाँ से मालूम चल गया होगा, जो समुद्र में जो गहराई होती है उनमें भी पर्वत होते हैं, और वो पर्वत इतने ऊंचे हैं जो कि हमारे पृथ्वी पर जो सबसे ऊंचा पर्वत है, जैसे कि माउंट एवरेस्ट है, उससे भी ज़्यादा ऊंचाई के होते हैं। 10,000 मीटर की ऊंचाई तक उनकी है, जैसे कि हमारे माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,000 मीटर तक ही है। पर्वतों में क्या है, खड़ी ढाल होती है, तो वहाँ पर जो कृषि योग्य भूमि होती है वो बहुत ही कम होती है। जब पर्वत बहुत सारे एक के बाद एक श्रृंखला के रूप में होते हैं तो उन्हें पर्वत श्रृंखला भी कहा जाता है। पर्वतों का जो एक प्रकार है उसमें एक बलित पर्वत भी होते हैं, यानी कि मोड़दार पर्वत। वो इस तरीके के होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जो मोड़दार पर्वत हैं इन्हें बोला जाता है बलित पर्वत। पर्वत जो श्रृंखलाएं हैं, जहाँ पर एक के बाद बहुत से पर्वत होते हैं, तो ऐसी श्रृंखलाओं के कुछ उदाहरण में आप देख सकते हैं जो कि सैकड़ों किलोमीटर तक फैले हैं, जैसे कि हिमालय पर्वत श्रृंखला, आल्प्स पर्वत श्रृंखला जो यूरोप में है, और एंडीज पर्वत श्रृंखला जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। पर्वतों की ऊंचाई और आकार में भिन्नता होती है, उसी के आधार पर पर्वतों को 3 भागों में बांटा गया है, 3 प्रकार में। एक तो बलित पर्वत, जो कि आपको ऊपर मैंने एग्जाम्पल दिया था। उसके बाद होते हैं भ्रंशोत्थ पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। अभी ये देखिए, जो मैंने आपको बताया था, प्रशांत महासागर में स्थित मोनोकी पर्वत, जो कि हवाई आइलैंड के पास है, अमेरिका के पास, वहाँ पर सागर सतह के नीचे ये स्थित है मोनोकी पर्वत, जिसकी ऊंचाई है 10,205 मीटर, जो कि एवरेस्ट शिखर से भी ऊंचा है। एवरेस्ट की 8,800 है
और ये 10,200 है। तो आप सोच सकते हैं कि पृथ्वी के ऊपर जो पर्वत है उनसे भी ऊंचे ऊंचे पर्वत समुद्र के अंदर भी हैं। हिमालय और जो आल्प्स हैं वो बलित पर्वत हैं और इनकी जो सतह है वो ऊबड़ खाबड़ और इनकी जो चोटी है वो शंकु के आकार की है। शंकु आपने देखा होगा ऐसे बनाते हैं, उस तरीके के हैं। अब अगर बात करें सबसे पुराने पर्वतों में तो भारत की जो अरावली श्रृंखला है वो विश्व की सबसे पुरानी बलित पर्वत श्रृंखला है। लेकिन जो अपरदन की प्रक्रिया होती है, अपरदन पानी से भी हो सकता है, अपरदन हवा से भी हो सकता है, तो उसकी वजह से यह श्रृंखला घिस गई है। उत्तरी अमेरिका के जो अपलेशियन और रूस के यूराल पर्वत वो गोलाकार दिखाई देते हैं और इनकी ऊंचाई कम है। ये भी पुराने बलित पर्वत हैं। और जब कोई पर्वत है, जैसे कि ये पर्वत है, अगर ये बीच से टूट जाता है और टूटने के बाद ये सेम टू सेम ऐसे ही जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आप नीचे की तरफ से गिर गया है। जब एक बहुत बड़ा भाग टूट जाता है और वह ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है तो वहाँ पर भ्रंशोत्त पर्वतों का निर्माण होता है। ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड, यानी कि जो ऊपर जो खंड है जो ऊपर की तरफ उठा था पहले, इसको उत्खंड बोलते हैं, और जो नीचे घुस गया है उसे बोलते हैं द्रोणिका भ्रंश। इस बात को आप ध्यान रखें। तो इस वजह से क्या ये घाटियां बन जाती हैं। यूरोप की राइन घाटी और बासजैस पर्वत इस तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण हैं। उसके बाद जो तीसरा तरीका है वो है ज्वालामुखी पर्वत। तो जो ज्वालामुखी पर्वत है वो ज्वालामुखी क्रिया की वजह से बनते हैं। ज्वालामुखी क्रिया क्या होती है, जैसे आपने देखा होगा जगह जगह पर ज्वालामुखी जो फूट जाते हैं तो उसमें लावा निकलता है और राख निकलती है, तो उसकी जो परतें बनती रहती हैं तो ज्वालामुखी पर्वत बन जाते हैं। आगे चित्र की सहायता से आपको बताऊंगा। ज्वालामुखी पर्वत का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो और जापान का फ्यूजियामा पर्वत। ये ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण हैं। ये देखिए यहाँ पर है ज्वालामुखी, ये एक ज्वालामुखी पर्वत है। तो ज्वालामुखी में जो नीचे ये मैग्मा बन जाता है, जब ये फूटता है ऊपर यहाँ पर राख निकलती है और ये साइड से जो ये लावा निकल रहा है, तो लावा और राख की जो परतें बनती जाती हैं वो फाइनली इस तरीके से ये पर्वत का निर्माण हो जाता है। अभी पर्वतों का हमारे जीवन में इफेक्ट क्या है। पर्वत क्या है, बहुत लाभदायक होते हैं। सबसे बड़ी बात है पर्वतों में पानी का संग्रहण होता है। बहुत सी नदियों के स्रोत हैं, आपने देखा होगा गंगा, यमुना, सिंधु, ये सभी पर्वतों से निकली हुई हैं। पर्वतों में इनका स्रोत होता है जो हिमानी होते हैं, बर्फ की जमी हुई नदियाँ, यहाँ से ये नदियाँ निकलती रहती हैं। जैसे जलाशयों के जल को लोगों तक पहुँचाया जाता है, पर्वतों के जल का उपयोग भी सिंचाई के लिए, पानी से बिजली बनाने में यूज होता है। नदी घाटियाँ और वेदिकाएँ जो कि कृषि के लिए बहुत उपयोगी होती हैं। और पर्वतों में अलग अलग प्रकार की जो वनस्पति हैं और जीव जंतु भी पाए जाते हैं। वनों से हमें ईंधन मिलता है, चारा मिलता है, हमें रहने के लिए जगह मिलती है और बहुत सारे उत्पाद हैं जैसे कि गोंद, रेजिन, ये भी हमें जंगलों से मिलते हैं। उसके अलावा टूरिस्ट हैं जो कि पहाड़ों में घूमने के लिए जाते हैं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश और सिक्किम में देख सकते हैं आप, तो जिसकी वजह से बहुत सारा रोजगार मिलता है। पर्वतों में बहुत सारे खेल खेले जाते हैं, पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग और स्कीइंग। तो इस तरीके से पर्वतों का हमारे जीवन में कितना उपयोग है आपको ये चीज़ मालूम चली। पर्वतों के बाद जो दूसरी आकृति है स्थल मंडल में वो है पठार। पठार क्या होता है, जो कि पृथ्वी से थोड़ा उठा हुआ होता है लेकिन ऊपर जाकर के सपाट होता है, एक मेज के समान उसका सपाट होता है, उसे बोलते हैं पठार। तो पठार के एक या उससे अधिक किनारे होते हैं जिनके ढाल एकदम खड़े होते हैं, जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। इसीलिए पठार एरिया में जलप्रपात यानी कि वाटरफॉल बहुत ज़्यादा मिलते हैं, झरने बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो नदियाँ सीधे की सीधे ऊंचाई से नीचे गिरती हैं। भारत में दक्कन पठार है वो कि पुराने पठारों में से एक है। इसी तरीके से केन्या, तंजानिया और युगांडा का पूर्वी अफ्रीकी पठार और ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार भी भारत के पठार की तरह एक उदाहरण है। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई अगर औसत समुद्र से देखा जाए तो 4000 से लेकर के 6000 मीटर तक है। अब पठार का उपयोग क्या होता है हमारी लाइफ में। पठार हमेशा आप सुना होगा कि पठारी जो एरिया होता है वहाँ पर खनिज बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं। इसीलिए जैसे कि अफ्रीका का जो पठार है वहाँ पर सोना और हीरा बहुत मिलता है। भारत में छोटा नागपुर का जो पठार है वहाँ पर लोहा, कोयला और मैग्नीज बहुत बड़े बड़े भंडार हैं। और पठारी क्षेत्रों में जलप्रपात तो मिलते ही हैं। जैसे भारत में छोटा नागपुर जो पठार है वहाँ पर स्वर्ण रेखा नदी पर हुंडुरु जलप्रपात और कर्नाटक में जोग जलप्रपात इस प्रकार के जलप्रपातों का उदाहरण है। लावा पठार जो होते हैं उनमें काली मिट्टी बहुत मिलती है, जो कि बहुत ज़्यादा उपजाऊ होते हैं और खेती के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होते हैं। और बहुत सारे पठारों में बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस भी होते हैं जहाँ पर लोग घूमने आते हैं। पर्वत और पठार के बाद जो अगली जो स्थल एरिया है वो है मैदान। मैदान मीन्स समतल भूमि।
तो समतल भूमि जो कि माध्य समुद्री तल से मैक्सिमम 200 मीटर से अधिक ऊंची नहीं होती है। कुछ मैदान बहुत ज़्यादा समतल होते हैं और कुछ मैदान उर्मिल और तरंगित भी हो सकते हैं। और जो नदियां हैं, नदियों की सहायता से ही मैक्सिमम जो मैदान वो बने हैं अपरदन और निक्षेपण की क्रिया के द्वारा, इसीलिए ये मैदान बहुत ही उपजाऊ जमीन से बने होते हैं। जैसे कि पत्थर, बालू और सिल्ट, ये जो आते हैं जो अपरदन की क्रिया से, इन्हें निक्षेपित के द्वारा ही मैदानों का निर्माण होता है। मैदानी एरिया उपजाऊ होने की वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग निवास करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप रहने का साधन बड़ी आसानी से इकट्ठा कर सकते हैं पहाड़ों की अपेक्षा, और परिवहन के साधनों का निर्माण करना बहुत ही आसान होता है। अगर कुछ मैदानी एरिया की बात करें तो एशिया में भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान और चीन में यांगत्से नदी का मैदान इसके प्रमुख उदाहरण हैं। यहाँ पर एक मैदानी भाग का आप फोटो देख सकते हैं, जैसे खेती हो रही है। ये सब मैदानी भागों में बड़ी आसानी से हो जाती है। जबकि जो पहाड़ी एरिया है, पहाड़ी एरिया में ना ही अच्छे रास्ते होते हैं, ना ही आसानी से घर बना सकते हैं। वहाँ पर भूकंप, ज्वालामुखी, तूफान, बाढ़, ये सब आने की बहुत ही ज़्यादा संभावनाएं होती हैं। ये कुछ चित्र हैं जिसमें दिखाया गया, जैसे ये रेगिस्तान एरिया, यहाँ पर समुद्र तटीय एरिया है, ये यहाँ पर टूरिस्ट प्लेस है। ये जो चाय के बागान है, ढाल एरिया है पहाड़ों पर, ये पहाड़ी एरिया में जो घर बने हुए हैं। ये जो खेती है वो सीढ़ीदार खेती है। यहाँ पर राफ्टिंग हो रही है, रिवर राफ्टिंग। ये ढलाऊ एरिया है और यहाँ पर बर्फ वाला जो भाग है पहाड़ी स्थल है। अभी कुछ क्वेश्चन है, उन्हें हम देखते हैं। प्रमुख स्थल रूप कौन कौन से हैं? वो हैं पर्वत, पठार और मैदान। पर्वत एवं पठार में क्या अंतर है? पर्वत जिनकी ऊंचाई चोटी शंकु के आकार की होती है और ढलान होता है, और पठारों में क्या होता है? ऊपर मेज जैसा सपाट एरिया होता है। पर्वतों के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं? पर्वतों में ज्वालामुखी पर्वत हो गया, बलित पर्वत हो गया और धनसोत्त पर्वत हो गया। मनुष्य के लिए पर्वत किस प्रकार उपयोगी हैं? क्योंकि पर्वतों में जल संग्रहण होता है, वन होते हैं पर्वतों की वजह से, वनों से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, आपको मैंने ऊपर बताया है। मैदानों का निर्माण किस प्रकार होता है? मैदानों का निर्माण के लिए अपरदन और निक्षेपण की क्रिया से होता है मैदानों का निर्माण। नदियों द्वारा निर्मित मैदान सघन जनसंख्या वाले क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पर पर्वतों की अपेक्षा आसानी से रहने के साधन इकट्ठे हो जाते हैं, इसीलिए यहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा होती है, ज़मीन उपजाऊ होती है। पर्वतों में जनसंख्या कम क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पर हमेशा प्राकृतिक आपदा आने का डर रहता है और खेती के लिए उपजाऊ ज़मीन कम होती है, और रहने के लिए जो चीज़ें होती हैं वो भी आसानी से नहीं मिलती हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पर्वत पठारों से भिन्न होते हैं ऊंचाई, ढाल और अभिमुखता। किसमें? ऊंचाई में। हिमानी कहाँ पाई जाती है? पर्वतों। हिमानी मीन्स जो बर्फ की नदियाँ। दक्कन पठार कहाँ स्थित है? भारत में। यांगत्से नदी कहाँ बहती है? चीन में। यूरोप की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला कौन सी है? आल्प्स। रिक्त स्थान है। समतल भूमि वाले विस्तृत क्षेत्र को क्या बोलते हैं? मैदान। हिमालय एवं आल्प्स कौन से पर्वत हैं? बलित पर्वतों के उदाहरण हैं। पठारी क्षेत्र में खनिजों की प्रचुरता होती है। श्रृंखला पर्वतों का एक क्रम है, और मैदानी क्षेत्र कृषि के लिए सबसे अधिक उत्पादक क्षेत्र होते हैं। दोस्तों, चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट हुआ। चैप्टर नंबर 7 में फिर से मुलाकात होगी। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।